वेलकम टू द इकोनॉमिक्स का ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम आते हैं आपके थर्ड टॉपिक में, जो है कंडीशन ऑफ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की इंडिया की क्या कंडीशन थी 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है। तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि कितने लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में और कितने लोग टर्शरी सेक्टर में। सो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, वो आती है खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, और टर्शरी सेक्टर में आती है इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक कंपनीज, और भी जो सारी सर्विसेज होती है वो टर्शरी सेक्टर के अंडर आती है। सो इसमें हम देखेंगे कि 1947 में इंडिया के कितनी परसेंट पॉपुलेशन किस सेक्टर में इन्वॉल्व थी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है एग्रीकल्चर प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन। सो प्रिंसिपल का क्या मीनिंग होता है? प्रिंसिपल का मीनिंग है मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में नियरली 72.6% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। मींस की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन इंडिया की वो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व थी। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी पूरी तरह से अपनी इनकम जनरेट करने के लिए। और जब हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ देखते हैं तो डेवलप्ड कंट्री में सिर्फ 2 से 4% के बीच में ही पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती है जब हम डेवलप्ड कंट्रीज के तरफ जाते हैं। और जो सेकंड पॉइंट आता है वो हमारा आता है इंडस्ट्री एज इनएफिशिएंट ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्री सेक्टर में भी हमारे देश की पॉपुलेशन है वो काम करने में इन्वॉल्व थी, बट वो था इनसफिशिएंट की मतलब वो पूरा तरह से डेवलप नहीं हुआ था, पूरी तरह से वो इनसफिशिएंट था। वो बहुत कम लोगों को काम देता था। नियरली 9 to 10% पॉपुलेशन है वो इंडिया का ऑक्यूपेशन था जो पॉपुलेशन का वो इंडस्ट्रियल सेक्टर था। और जब हम डेवलप्ड कंट्री में देखते हैं तो वहां पे ज्यादा होता है, ये नियरली 30 to 40% डेवलप्ड नेशंस की पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है हमारा वो आता है इसमें अनबैलेंस्ड ग्रोथ। सो अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या होता है? एक देश की ग्रोथ जब बैलेंस होती है, जब उसके तीनों सेक्टर मिलके एक साथ चलते हैं। मींस की नियरली 30% एग्रीकल्चर, 30% सेकेंडरी सेक्टर और 30% से थोड़ा कम या ज्यादा सर्विस सेक्टर, तो वही एक नेशन बैलेंस ग्रोथ करता है जब तीनों सेक्टर एक साथ रेज करते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में आप देख सकते हो 72% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में, 9 to 10% पॉपुलेशन सेकेंडरी सेक्टर में, और बची हुई जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट 18% वो थी टर्शरी सेक्टर में। सो आप इस पॉइंट्स को इन आंकड़ों को मतलब इन डाटा को देख के आप देख सकते हैं कि कोई कहीं पे भी बैलेंस ग्रोथ तो थी नहीं। आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट 1/3 यहाँ पे था और यहाँ पे ना के बराबर, इसमें भी ना के बराबर था। तो इन्हीं पॉइंट को देख के पता चलता है कि जो इंडिया का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था वो बैकवर्ड था, क्योंकि मेनली जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। सो फ्रेंड्स, आपने अभी ये क्लिप देख ली है। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आता है, एक वर्ड भी अगर आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल आंसर। और इसके बाद हमने अपने हाथों से नोट्स रेडी किए हैं। आप नोट्स को देखिए एक बार 10 मिनट के लिए। 10 मिनट की आपने क्लिप देखी है और आपका चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपको एग्जाम में सिर्फ क्या करना है, एग्जाम के टाइम पे हमारा क्वेश्चन बैंक सोल्व करना है, हमारे नोट्स को देखना है और आप रेडी हो जाओगे। ये मेरी गारंटी है। अगर ये इसका क्वेश्चन आता है तो जितने का, अगर 3 मार्क्स का आता है 3/3 और 1 मार्क्स का आता है 1/1, मेरी गारंटी है अगर आप मेरे तरीके से पढ़ते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आपके फोर्थ टॉपिक पे, जो है कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो बेसिकली हम इस टॉपिक में क्या देखेंगे कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी क्या कंडीशन थी 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होती है, जिससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, जीडीपी की ग्रोथ होती है, वो आती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। इसमें क्या आता है, रोड्स आ गए, फ्लाईओवर्स आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए, पोर्ट्स जो बंदरगाह होती हैं वो आ गए, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है स्कूल्स, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, मींस की हॉस्पिटल्स, अच्छी लिविंग कंडीशन, जिससे हमारा जो पीपल है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होता है, वो चीजें आती है एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज। तो इसमें टोटल इंक्लूडेड होते हैं जैसे
स्कूल्स होते हैं, इसमें हॉस्पिटल्स होते हैं। जिस कंट्री में जितने स्कूल्स बेटर होंगे उस कंट्री की एजुकेशन उतनी ही बेटर होगी, और जिस कंट्री में जितने हेल्थ फैसिलिटीज बेटर होगी उस कंट्री के सिटीजन्स उतने ही हेल्थ उनकी अच्छी होगी, और वो लाइफ एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही अच्छी और अच्छी हेल्थी लाइफ एक्सेप्ट करेंगे। सो दोनों ही एलिमेंट हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए जरूरी है। इससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, जीडीपी ग्रोथ रेट, और इससे हमारे जो ह्यूमन कैपिटल होती है, हमारे जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, उनको अच्छी लाइफ मिलती है और वो अच्छे से एफिशिएंसी से काम कर पाते हैं। तो इसके अंदर कुछ हमारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में इसकी क्या कंडीशन थी वो हम अब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे, एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स की क्या कंडीशन थी 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे। सो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है रेलवे। सो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था 1853 में। जो फर्स्ट रूट था जो रेलवे का वो था मुंबई टू थाने। फर्स्ट टाइम रेलवे चली थी मुंबई से लेके थाने तक। तो रेलवे को इंट्रोड्यूस करने के पीछे उनका क्या मोटिव था? उनका मोटिव था कि मैन एंड मटेरियल को, मतलब सामान को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सके कम से कम टाइम में। मैन का यहाँ पे मतलब है कि आर्मी को। मान लीजिए कहीं पे हमारी जो कॉलोनियल इंडिया था उसमें कहीं पे झगड़ा हुआ है, कहीं पे दंगे हुए हैं, तो वो इजीली जल्दी से जल्दी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं वहां पे कंट्रोल करने के लिए। और पोर्ट्स पे जो सामान आता है वो इंडिया के, मतलब हमारे देश के कोने कोने में भेज दिया जाता था विद द हेल्प ऑफ रेलवे। कोई भी उनका ये मोटिव नहीं था कि इंडिया का वेलफेयर हो। और जो सेकंड पॉइंट है वो रोड्स। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रोड्स भी डेवलप किए थे। रोड्स इसलिए डेवलप किए थे कि ताकि इंडिया के अलग अलग शहरों, गांवों और कस्बों से रॉ मटेरियल को गाड़ियों में लाके पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके और वहां पे उनको शिप पे लोड किया जा सके। सो उन्होंने पोर्ट्स भी इंडिया में डेवलप किए थे। सो फ्रेंड, पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह। समुद्र के किनारे पे एक बंदरगाह होती है जहाँ पे समुद्री जहाज आते हैं और उनसे सामान, वहाँ पे सामान भेजा जाता है और वहां से ही सामान लिया जाता है। सो रोड्स की हेल्प से सारा रॉ मटेरियल वहां पे पहुंचा दिया जाता था पोर्ट्स पे, और पोर्ट्स पे से शिप में वो लोड करके वो ब्रिटेन में भेज दिया जाता था। जो फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है टेलीग्राफ एंड पोस्ट। टेलीग्राफ एंड पोस्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे उनका क्या मोटिव था? उनका मोटिव था कि ताकि वो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब अपनी गवर्नमेंट को अच्छे से चला सके। अगर उन्हें कहीं पे एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कोई इंफॉर्मेशन है, कोई बात करनी है, तो वो टेलीग्राफ और पोस्ट की हेल्प से इजीली और जल्दी से जल्दी कर सकते थे, ताकि वो अपना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया के ऊपर अच्छे से रूल कर सके। सो हम, मतलब कंक्लूजन क्या आता है इन पॉइंट से कंक्लूजन आता है कि नो डाउट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की काफी कोशिश की थी और काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी किया था, बट उनका कोई भी ये मोटिव नहीं था कि इंडिया का वेलफेयर हो सके। उन्होंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए डेवलप किया ताकि वो इंडिया के ऊपर रूल कर सके अच्छे से और इंडिया को लूट सके, हमारे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सके और हमारी कीमती चीजों को इजीली लूट सके। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज का बेनिफिट ले सके। थैंक यू।